जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 और आप सबके लिए हिस्ट्री से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। और इस क्रैश कोर्स में जो है प्यारे बच्चों, आप सबके लिए VBI लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों तक कराने वाले हैं, जिसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। और आज का जो सेट है प्यारे बच्चों, वो सेट 1 है। और इसी तरह से अगर आप सेट 1 से लेके 10 तक सेट अगर आप देख लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी लेते हैं, तो हम आपको लिख के देते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा रिजल्ट आना निश्चित है, तो निश्चित है। तो प्लीज आप जो ये सेट 1 देख रहे हैं वो अच्छे से देखिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तब सेट 2 भी देखिएगा, 3 भी देखिएगा। अगर आपको सेट 1 ही अच्छा ना लगे तो आप सेट सभी को छोड़ दीजिएगा और 90% का सपना भी आपको भूल जाना है, ठीक है। तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि जिन बच्चे को 95% या 90% लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 10 तक सेट देखना पड़ेगा और उसे अच्छे से याद भी करना पड़ेगा 100%। प्लस में उसे जो है ना लिखना भी पड़ेगा कि हमको सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको देख के चलना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेट 2 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल वगैरह PDF वगैरह सारा चीज यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो भी मेरे तरफ से होगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8578002739 पे आई लिख के भेजिएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे, उसके माध्यम से आप वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। फिर से मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर बता देते हैं कि जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और जो हम बोल दे रहे हैं वो आप कर लीजिए। नहीं आएगा फिर बोलिएगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक ही देख लीजिएगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको 1 से लेकर 10 तक सेट देखना है, प्लस उसे लिखना है। क्या करना है, लिखना है, प्लस उसे क्या करना है, याद करना है। 2 चीज अगर आप 100% कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बहुत ही लाजवाब लाजवाब लिया गया है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो अशोक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही क्रूर शासक था। क्या था, क्रूर शासक था। कब, जब ये कलिंग युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक है। कलिंग युद्ध में भी वो क्रूरता ही वाला अपना रूप दिखाया है, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चेंज हो गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। किस स्तर पर प्यारे बच्चों, विश्व स्तर पर, जो कि अलग अलग देश में भी क्या किया गया था, प्रचार किया गया था। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं क्या क्या कहना इसका अर्थ है, उसके बाद हम इस प्रश्न को और अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्या कराएंगे, उत्तर। उत्तर में क्या लिखा है कि कलिंग युद्ध के उपरांत, सबसे पहले पूछेगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद, मतलब उपरांत मतलब क्या होता है, बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से कार्य किया। आज के समय में कोई भी धर्म, जैसे आप हिंदू से होगे, कोई मुस्लिम से होगे, तो प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, तन मन धन सब लगा देते हैं, अपना पूरा शरीर लगा देते हैं, पूरा माइंड के साथ काम करते हैं कि हमें ये करना है, वहां करना है, ये फला करना है। प्लस में धन, मतलब जितने भी आपके धन से जाने होने में खर्चा वगैरह होता है, वो सब आप क्या करते हैं, निछावर कर देते हैं। उसी तरह अशोक ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रीवस्ती की यात्राएं की। मतलब कि जो अशोक है, ये कलिंग युद्ध के बाद, जो कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत ही क्रूरता वाला रूप अपना दिखाया था, जिसमें वो लाखों की संख्या में क्या किया था, बहुत लोगों को मार दिया था और खून खून हो गया था अशोक। तब उसके बाद एक बच्चा आता है उनके पास, तो डर जाती है, तो फिर उसके बाद क्या करता है, वो शास्त्र को जो है त्याग देता है अशोक, ठीक है। आगे चलिए। और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, नहीं कहता है कि आप वो मत करो, आप उस रास्ते पर मत जाओ, तो वो स्वयं भी उस रास्ते पर नहीं जाते थे। समझ रहे हैं, जैसे नहीं कहते कि आप उसे शिखर नहीं खाने देना है, वो बोलता है कि शिखर नहीं खाओ, कहता है ना कोई भी, तो वो भी शिखर नहीं खाता था, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उनका पालन पालन स्वयं भी क्या करते थे, वो अशोक।
अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को, श्रृंखलाओं को, स्तंभों को गुफाओं पर खुदवाया। मतलब वहां पर अनेक अनेक चीज जगह जो है श्रृंखलाएं हो गया, स्तंभ जैसे मंदिर वगैरह जैसे टाइप होता है, उस तरह से बौद्ध धर्म का बनवाया। उसने अनेक स्तूप बनवाए। स्तूप जो है कितने बनवाए थे? तो 84,000 स्तूप बनवाए थे। कौन? अशोक ने। किसके? बौद्ध धर्म के। उसने बौद्ध भिक्षु, जैसे नहीं होता है, जैसे आज के जमाने में भिखारी बोला जाता है, लेकिन इस समय जो बौद्ध भिक्षु, भिक्षु एक तरह से अलग होता है, ठीक है। साधु संत जानते हैं, वो भिक्षु में आ गए, और एक भिखारी होता है वो अलग होता है। तो बौद्ध भिक्षु को क्या किया? सहायता की। किसके माध्यम से? आर्थिक सहायता दी। बौद्ध धर्म के आंतरिक फुट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन भी किया। देखिए कितना समृद्ध विशाल रूप था इनका। मतलब कि कहा जा रहा है कि जैसे नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा वगैरह नहीं रहेगा, चार भाई है मान लीजिए, ठीक है, और इनमें से कोई एक पैसा दे रहा है, दूसरा पैसा दे रहा है, दो पैसा नहीं दे रहा, आवारापनी कर रहा है, तो ये क्या होगा? टूटेगा। तो उसी तरह से जो है वो बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? बिखर रहे थे। लेकिन बौद्ध धर्म मतलब कि अशोक जो है वो पाटलिपुत्र में जो है संगीति वगैरह करा के सभी को एक जगह बैठा उठाकर आयोजन वगैरह करते थे। कौन? अशोक। आगे देखिए क्या करा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ विदेशों में भी भेजा जाता था। मतलब कहा जा रहा है ये जो बौद्ध धर्म है विश्व धर्म इसीलिए नहीं हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अशोक के कारण हुआ है। जो कि आज के आपके जो 12th क्लास के जो चैप्टर है वो बौद्ध धर्म जैन धर्म, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो पूछता है, ठीक है। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। तो ये प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आपको 100% याद हो गया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप 100% अच्छे से लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके लिए VVI है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या करा है प्रश्न को देखिएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में क्या जानते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा है। अब आपको उसका उत्तर क्या देना है? तो चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। देखिए चंद्रगुप्त जो है पहले जो सिंहासन पर बैठा, उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक बहुत बड़ा विजेता था। ये जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय देख रहे हैं वो बहुत ही बड़ा एक विजेता था, जिन्होंने क्या किया? विक्रमादित्य की क्या किया? उपाधि धारण कर लिया। नहीं होता है कि किसी कोई बढ़िया काम क्या है इसका उपाधि वगैरह धारण कर लेना, वो हो गया। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। सुदृढ़ मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा बना दिया एक तरह से। जैसे ना अगर आपका घर वगैरह नहीं है, ठीक है, पहले आपका झोपड़ी में रहते थे और उसके बाद मकान बना दिया, वहां पर टेंट वगैरह मतलब कि एकदम पेंट वगैरह करके लाइट वगैरह लगा के, तो वो क्या होगा? सुदृढ़ हो गया, बेहतरीन बन गया, ठीक है। और उसमें मलबा, गुजरात और कहियावार शामिल किए। मतलब कि ये जो जगह है ये इन सभी को क्या किया? शामिल कर लिया अपने साम्राज्य में। उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। मतलब कि ये जो है चंद्रगुप्त की जो पुत्री है उसकी बेटी का नाम क्या था? क्या नाम था प्यारे बच्चों? प्रभावती था। क्या नाम था? प्रभावती था। और उनका विवाह जो है वाकाटक वंश के जो शासक है रुद्रसेन, उनके साथ क्या किया? इनका विवाह करा दिया। क्या किया प्यारे बच्चों? उनका विवाह करा दिया। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को अपने समस्त सेना के विरुद्ध इकट्ठे करने का अवसर मिल गया। अब इसमें क्या हुआ? इस वैवाहिक संबंध जैसे समधी और समधिनी जो होता है वो बन जाने के बाद क्या होता है? दूसरे में लड़ाई वगैरह कम होते हैं। तो जहां 500 सेना इधर था और 500 सेना इधर था और दोनों के बीच में मतभेद होता था, और यहाँ पर जो है वैवाहिक संबंध हो जाएगा तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ना। तो ये क्या कहला? यही कर लिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है। प्रभावती वकाटक राज्य की एक बहुत प्रभावशाली महारानी थी। कहाँ की? वकाटक की, जो कि आप यहाँ पर देखे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कई नए प्रकार के सिक्के जारी किए। उसके सोने के सिक्के से उसकी शक्ति, व्यक्तित्व और स्थिति का पता चलता है। मान लीजिए आपके पास जितना बड़ा पैसा रहे, अमाउंट रहेगा, उतना ही आप अच्छा खासा दर्शन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या आप चांदी के झुमका पहन सकते हैं? कहिएगा सर काहे पहनेंगे, जब मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है तो हम सोना के पहनेंगे। सोना से नहीं होगा तो हीरा का पहनेंगे। तो जब मेरे पास इतना दौलत है, शोहरत है, तो ये इसमें धर आता है, ठीक है। तो ये जो आप देखे हैं वहां पर क्या कहा जा रहा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? सोने के सिक्के भी जारी किए थे। ये सब आपके लिए VVI है, जरूर आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया। आगे चलते हैं।
आगे ये प्रश्न कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप याद ही नहीं करिएगा तो क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट नहीं है कि आप देख लिए बस हो गया, नहीं, इससे कोई बेनिफिट नहीं। देखिए, फिर लिखिए, फिर याद कीजिए, तब बेनिफिट आपको मिलेगा। तीन नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न आपके लिए और VVI है प्यारे बच्चों, क्या है, और VVI है। उत्तर में आपको लिखना है कि मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। यहाँ पर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि मेघास्थनीज जो है प्यारे बच्चों वो किसके दरबार में आया था। तो आपको हमेशा याद करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये मेघास्थनीज जो है प्यारे बच्चों ये क्या थे, तो यूनान के थे, और ये एक राजदूत थे। क्या थे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीन तीन ऑब्जेक्टिव आपको बन गए हैं। सबसे पहले पूछेगा कि मेघास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। वो कहाँ के थे, तो यूनान के थे। वह क्या थे, तो एक राजदूत थे। क्या थे प्यारे बच्चों, राजदूत थे। उसे संयुक्त ने अपना, कौन, सेल्यूक्स होगा यहाँ पर, संयुक्त नहीं होगा, सेल्यूक्स कौन होगा, सेल्यूक्स। ठीक है, सेल्यूक्स ने अपना राजदूत बनाकर उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मतलब कि सेल्यूक्स ने क्या किया, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही हुआ था, जिसका नाम क्या था, हेलना नाम था। क्या नाम था प्यारे बच्चों, हेलना नाम था। सेल्यूक्स की पुत्री का नाम क्या था, हेलना। और हेलना का जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के। और उसी समय जो है मेघास्थनीज को भी कहाँ भेजा था, भारत, जो कि कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, मेघास्थनीज ने भारत में जो भी कुछ देखा उसने अपने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मेघास्थनीज ने किया, किसने किया है, मेघास्थनीज। और उन्होंने क्या किया भारत में, जैसे देख लीजिए, आप देखते हैं स्त्री प्रथा में देख लीजिए, खेती वगैरह हो गया, राजनीतिक वगैरह हो गया, जितने भी ये माहौल वगैरह देखे, नहीं होता कि कहीं मारपीट हो रहा है तो कहीं से एकदम धूमधाम के साथ जश्न मनाया जा रहा है, तो वो सब के सब जब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने क्या किया, इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। उसने भारत का जो विवरण प्रस्तुत किया, उसने भौगोलिक पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक अवस्थाएं, राजनीतिक तथा प्रशासन के बारे में लिखा। मतलब कहा जा रहा है ये जो इंडिका नामक पुस्तक है जिसके लेखक मेघास्थनीज है, और उन्होंने भारत में जो भी कुछ देखा, जैसे भारत की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, धार्मिक मतलब कल्चर उसका कैसा है, प्रशासन किस तरह से राजा वगैरह शासन वगैरह करते हैं, उन सभी के बारे में वो अच्छे खासे लिखे थे। तो ये प्रश्न आपके लिए कह सकते हैं MVVI प्यारे बच्चों, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा है, हम दिल से बोल रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि सर मुझे थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक छोटा सा आपको क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है, लाइक करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, डिसलाइक कर दीजिए। क्या करना है, डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में अच्छा से भी आ रहा है तो एक बार छोटा सा लाइक करके मुझे और ज्यादा सुकून की राहत देंगे प्लीज। सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि महाजन पदों के बारे में संक्षिप्त में लिखे। महाजन पदों के बारे में देखिए, पहले जैसे आज के जमाने में, जैसे वर्तमान में देख लीजिए क्या है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 राज्य है ना। उसी समय प्राचीन काल में 16 महाजन पद हुआ करते थे। कितने, 16 महाजन पद। जिस तरह से अभी 28 राज्य हैं, उसी प्रकार जो है प्राचीन काल में कितने हुआ करते थे, 16 हुआ करते थे। महाजन पद को एक तरह से आप राज्य के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, 16 महाजन पद के काल में सबसे शक्तिशाली मगध था। अगर आपके पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो मगध था। बताइएगा ना, बिल्कुल। जो अभी गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी के निकट बसता है। गंगा और सोन नदी, गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी के क्या है, निकट में वो बसता है। ठीक है, मगध ने अपनी राजधानी बढ़ाने के लिए कई जगह की रानियों के साथ विवाह किया। देखिए, हम अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले ही बताए थे कि जैसे 500 सैनिक इधर का है और 500 सैनिक इधर का है, और दोनों के बीच में क्या है, मतभेद है। क्या है प्यारे बच्चों, मतभेद है, मतलब कि मारपीट, मनमुटाव, ये सब है। और इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध या पारिवारिक संबंध हो जाएगा तो 1000 सेना हो जाएगा, और प्लस में इन दोनों के बीच में दुश्मनी वगैरह भी नहीं रहेगा। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही कह सकते हैं, वो पारिवारिक संबंध बहुत ही ज्यादा मनाते करते थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा।
और शादी विवाह करना ये उनका, इसीलिए मगध बहुत ही ज्यादा फेमस भी था और प्रसिद्ध ही सबसे शक्तिशाली भी हो गया, जिसमें से लिच्छवी की राजकुमारी कौशला से विवाह किया, इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। मतलब 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली मगध ही क्यों था, जिसका कारण आपको पता चल गया। सोन नदी, गंगा, पुनपुन नदी और गंगा नदी, इन सब के किनारे में जो है कृषि वगैरह जो है, खेती वगैरह अच्छा खासा उपज हो जाता था। पहला नंबर ये हो गया। प्लस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य अलग अलग जगह की रानियों के साथ क्या करते थे, वैवाहिक संबंध बना लेते थे, जिसके कारण क्या होता था, उन पे कोई भी जो आक्रमण नहीं करता था, जिनके कारण और ज्यादा ये शक्तिशाली हो गया। ठीक है, चलिए, इसीलिए शक्तिशाली है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और ये प्रश्न को तो हम कहेंगे कि MVVI लगा लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, MVVI इस प्रश्न को लगा लीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा ही बताया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के पर्पज से बनाया गया है। कितना? 2 नंबर के। 5 नंबर के पर्पज से और ज्यादा जो है होगा ना, तो अब आपको आता है तो कुछ कुछ लिख दीजिएगा, तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें, बहुत बार पूछा गया, अनगिनत बार। गौतम बुद्ध के बारे में न पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों उत्तर में कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध जिनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। क्या हुआ फिर बच्चों? उनकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उनका लालन पालन, मतलब कि इसका पोषण, जो भी खाना पीना जो है, कपड़ा उपड़ा जो होता है, उनकी मौसी गौतमी ने की थी। कौन की थी? गौतमी ने की थी। 16 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह जो है यशोधरा से हुई, तथा 28 वर्ष की आयु में उनका पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। क्या नाम था प्यारे बच्चों? राहुल था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और बिहार के बोध गया में उन्हें शिक्षा प्राप्त हुआ, और 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। देखिए, इसमें ऐसा बहुत पॉइंट है जो आपको छूटा है। ठीक है, हम 2 नंबर के पर्पज से आपको ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 5 नंबर के। चलिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न पूछा जा सकता है, ये हम आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1 नंबर यहाँ पर, लुम्बिनी। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दूसरा पॉइंट यहाँ से हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये पूछेगा प्यारे बच्चों, उनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये पूछेगा कि इनके पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। चौथा पॉइंट ये हो गया। और उनको जो है प्यारे बच्चों, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। 5वां पॉइंट हो गया। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में। 6ठा पॉइंट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी के सभी पॉइंट इतना जबरदस्त है कि अगर आप ये सभी याद कर लेते हैं तो 1 नंबर तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। कितना? 1 नंबर या 2 नंबर अप्रोक्स पूछेगा, तो पूछेगा 1 या 2 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब आपके सामने 6 नंबर प्रश्न को क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे से, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर नहीं, 10 नंबर से, सॉरी 8 नंबर से लेके 15 नंबर के आसपास में पूछा जाता है हर साल। 15 नंबर के आसपास में। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। पता है, मतलब कि 2500 से लेके 1750, ये आपको पता होगा। इनका जो ईसा पूर्व में चलता है, उल्टा चलता है इसमें। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, जिसके लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, वो किसी को नहीं पता है, और इसी के लेकर क्या है, मतभेद। मतलब कि इनके बातों को वो काट रहे हैं, इनके बातों को वो काट रहे हैं, विद्वानों में भी क्या है, मतभेद है। ठीक है, तो हम सब क्या है, नॉर्मल आदमी तो और कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। कुछ विद्वानों का मानना है कि अचानक बाढ़ आई होगी। सही बात है, वहाँ क्योंकि रावी नदी भी था, सिंधु घाटी के जो सिंधु नदी है वो भी था। इन सब के कारण में क्या हो सकती है, अचानक बाढ़ वगैरह आई होगी, जिसके कारण क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा, एक वैज्ञानिक का मानना है। और दूसरा क्या है, इस सभ्यता का पतन हुआ। दूसरे विद्वानों का कहना है कि आर्य के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। सही, ये भी कहना उनका भी सही है।
ये जो आर्य का अर्थ होता है मारपीट करने वाला, जिसे क्षेत्रीय कहते हैं, ठीक है? उसी में आप आर्य को भी ले सकते हैं। तो ये जो लोग आए, तो यहाँ पर आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित था। तो यहाँ पर देखा होगा, तो वो लोग आए और वहां पर जितने भी सोना चांदी जो भी चीज रहे होंगे, वो सारे के सारे चीज ले जाकर क्या ले गए होंगे, और उन सभी को क्या किए होंगे, मार दिए होंगे। ये हो गया। तीसरे विद्वान का कहना है कि भूकंप आया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इसी प्रकार अनेक विद्वानों का कुछ अलग अलग ही कहना है, लेकिन इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है। सही बात है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये किसी भी विद्वान या किसी को भी पता ही नहीं है पूर्ण रूप से। ये थोड़ा सा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ आया होगा, आर्य आक्रमण किए होंगे, भूकंप आया होगा। अरे भूकंप से तो खैर इतना नहीं होना चाहिए। भूकंप से होता है बिल्डिंग के बिल्डिंग टूट जाए, ये मान सकते हैं, बट इतना बड़ा अचानक नहीं हो सकता है। बाढ़ हो सकता है और आर्य हो सकता है, 2 पॉइंट बनता है। तो कोई भी पॉइंट अगर आप लिखिएगा तो आपको 2 नंबर दे ही दे देगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आपके सामने 7 नंबर में क्या करें, इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त में आपको उत्तर लिखना है कि इतिवृत्त से तात्पर्य है कि किसी के बारे में पूर्ण जानकारी या किसी भी चीज के बारे में विस्तार से चर्चा रहती है, इसे हम इतिवृत्त कहते हैं। अब आपको समझिए क्या कहना है इतिवृत्त के। जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो क्या आपको इतिहास के बारे में जानकारी था बढ़िया से? अगर आपसे हम पूछ लेते तीसरे चौथे क्लास में, क्या आपको हिस्ट्री का पता था, इतिहास के बारे में इतना अच्छे से? नहीं, नहीं सर। तो हम क्या करते हैं, पूर्ण जानकारी, मतलब कि इतिहास के बारे में हम पूर्ण जानकारी ले रहे कि पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में क्या क्या हुआ था, महात्मा गांधी को गोली क्यों मारा गया था, देश आजाद कैसे हुआ, क्यों क्या कहते हैं, शासन वगैरह क्या अंग्रेज इतना दिन, तो ये सब के बारे में हम पूर्ण जानकारी लेते हैं। और नहीं जानकारी रहता है तो उसके बारे में किसी भी चीज के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इतिहास में ऐसा क्यों हुआ, फलना चिल्ला, ये सब बारे में हम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिवृत्त कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा है कि अल्बेरुनी कौन था, विवेचना करे। क्या करना है प्यारे बच्चों, अल्बेरुनी कौन था और विवेचना करे। तो उत्तर में आपको लिखना है कि अल्बेरुनी का जन्म उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान नामक जो है जगह, ये कहाँ है, वो जगह का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अल्बेरुनी के पास कई भाषाओं का ज्ञान था। आज के समय में किसी के भी पास 2 से 3 भाषाओं का ज्ञान रहता है। जैसे मेरे पास एक छोटा सा क्लू बताते हैं, तो मेरे पास बोला जाएगा तो हिंदी थोड़ा मोड़ा ठीक, आपको भी हिंदी बढ़िया मान सकते हैं। अंग्रेजी पूरा नहीं मान सकते हैं पूर्ण रूप से, प्लस में आपको मैथिली हो गया, प्लस में आपको जो है भोजपुरी हो गया, प्लस में आप जो भी भाषा बोलिएगा थोड़ा मोड़ा हम मिक्स करके हम आपसे बात कर सकते हैं। तो थोड़ा मोड़ा ऐसे चल जाता है, ठीक है। लेकिन अल्बेरुनी पूर्ण रूप से था, ज्यादा कई भाषाओं का ज्ञान उनको था, जैसे संस्कृत, हिंदी, ज्योति, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का क्या था, उनको ज्ञान था, भाषाओं का ज्ञान था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि अल-बरूनी जो है भारत किसके साथ आया था, अल-बरूनी भारत जो है वो किसके साथ आया था प्यारे बच्चों, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ने एक किताब लिखा जिसका नाम किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद जो है प्यारे बच्चों ये अल-बरूनी के द्वारा है, और रिहला जो है प्यारे बच्चों ये इब्न बतूता के द्वारा है, ठीक है। इस किताब से अल-बरूनी के बारे में जानकारी मिलती है, और इस किताब को अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, अल-बरूनी के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 9वां प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में आपको देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों के हितों की रक्षा की बात की थी। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, सही बात है, जिसमें अंग्रेज का कहना था कि अगर आप हमारा साथ देंगे, अंग्रेज बोले थे कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपकी रक्षा का हित ही बात में करेंगे। जैसे आपकी रक्षा किस तरह से किया जाएगा उन सब के बारे में ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद मतलब कहा जा रहा है कि 1914 से लेकर 1918 तक जो युद्ध चला और ये समाप्त हो गया, उसके बाद अंग्रेजों ने एक संधि के द्वारा तुर्की के सभी अधिकारियों को समाप्त कर दिया। मतलब कि जो भी उसके पद पर बैठे हुए थे तुर्की के, तो उन सभी को क्या किया, समाप्त कर दिया। देखिए बोला कुछ और था, कर रहा है कुछ और। बोला था कि अंग्रेज जो है ना हम आपके हितों में ही बात करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, और अंग्रेजों ने बात में मान लिया कि साथ देंगे तो छोड़ो हमको अच्छा खासा सपोर्ट करेगा।
तो वो क्या हुआ, तुर्की के अधिकारियों को क्या हटा दिया तथा खलीफा को उसके पद से क्या किया, हटा दिया। जो सब मुसलमान जो होते हैं ना, खलीफा होता है, तो वो एक मुखिया की तरह काम करते हैं, ठीक है, मुनीम जी जानते हैं ना, उस तरह से। क्योंकि खलीफा मुसलमानों का धर्म गुरु था, मुनीम जानते हैं ना, उस तरह से था। अतः वो अतः उनके अतः उनके प्रतिष्ठा को वापस लाने तथा पद पर बैठाने के लिए हिंदू ने 1919 में एक आंदोलन चलाया, जिसे खिलाफत आंदोलन किया। और उस समय प्यारे बच्चों, एक रियलिटी है, उस समय जो है ना, हिंदू मुस्लिम ज्यादा इतना नहीं अथी होता था कि छुआछूत ज्यादा, दलित में ज्यादा होता था, बट इतना इस समय नहीं ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न। प्रारूप समिति या मसौदा समिति पर एक टिप्पणी लिखे है। प्रारूप समिति या मसौदा समिति पर एक टिप्पणी लिखे, उत्तर में आपको बताना है, ठीक है। 10 नंबर में देखिए, सॉरी उत्तर देखिएगा कि संविधान का स्वरूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने 7 सदस्य समिति का गठन किया। ये आपके ऑब्जेक्टिव में हम हाल फिलहाल में ही पढ़ाए थे, ठीक है, ये हाल फिलहाल में ही पढ़ाए थे कि किसी न किसी तरह से प्रश्न था, तो 29 अगस्त 1947 ही इसका आंसर था, जो कि आपको यह याद रखना है, ठीक है। इसके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति ने संविधान के प्रारूप समिति को संविधान सभा के सामने फरवरी 1948 को क्या किया, सौंप दिया कि आप लीजिए, आप इसमें कार्य वगैरह कीजिए, ठीक है। तो ये टोटल आपको 1 से लेके, जो मेरे प्यारे बच्चों, तक हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। 1 से लेके 10 तक हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपको सेट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए, और एक छोटा-सा आपका लाइक मुझे ज़रूरी है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप सभी एक बार छोटा-सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट का कुछ प्रश्न, तो आपके लिए सिंपली गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप लिखिएगा हिस्ट्री, ठीक है, जो आप लिखिएगा वही आएगा, हिस्ट्री सब्जेक्टिव, ठीक है, SUBJECTIV, राइट। हिस्ट्री सब्जेक्टिव लिखे, उसके बाद इंटर दबाएंगे, मतलब सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्टिव है वह सारा का सारा आ जाएगा। देखिए, ईट मन के तथा अस्थिया, ये भी आ गया आपको। ये सिर्फ एक वीडियो से 15 नंबर लाए, ऐसा ऐसा प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। ये आपको 100% पढ़ना है तो पढ़ना है। ये सेट 1, आपको सेट 1 देना है ना, ये लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 10 मार्क, मतलब कि ये सेट आपको जरूर इस पे क्लिक कीजिएगा। और जो अभी प्रश्न पढ़ाए हैं सेम टू सेम वही प्रश्न आपको देखेंगे। ये अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए, तो ये पीडीएफ जो है एक तरह से आपको फ्री में दे दिया गया है, तो जाके एक बार जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो, स्पेशली आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आज अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।